हेलो एवरीवन, आज है 22 नवंबर 2022 और माय नेम इज शिवम और दिस आर द फाइनेंशियल न्यूज़ दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। तो पहला न्यूज़ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ओनली बाय फाइनेंशियल ईयर 27 अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री टू हाउस पैनल। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न रीजन डिक्लाइंड इन 2022। CRISIL revises India's GDP forecast for financial year 23 down from 7.3% to 7%. Steel exports to remain subdued due to weak global demand. China signs one of its biggest ever LNG deals with Qatar at $60 billion. COP27 fails to turn off the oil tap as global production hits all-time high. Global production hits all. Okay, there was some confusion here. Government proposes guidelines to combat fake online reviews and rating. So these are the news that I'll be taking today. Okay, so let's get started. So पहला न्यूज is related to 5 trillion economy will be reached by financial year 27. सो जो एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, हाँ, रिलेटेड टू करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस, हाँ, और क्या उसका आउटलुक होगा, ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंटेशन किया जा रहा था, जिसमें कि जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया जो है उसमें बताया गया कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो अचीव कर पाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 27। हाँ, तो और अब पर ये कुछ कंडीशंस है जो कि फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव हो पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट शुड बी अराउंड 6.5%। हाँ, इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा, इन्फ्लेशन रेट दैट शुड बी लेस देन 5%, राइट। और जो यूएस का भी इन्फ्लेशन रेट इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर इंडियाज जी इकोनॉमी, तो यूएस का इन्फ्लेशन शुड आल्सो बी अराउंड लेस देन 3%। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वी कैन अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, हमारा टारगेट राइट नाउ था कि बाय फाइनेंशियल ईयर 25 वी शुड अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट ये अभी राइट नाउ जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है उससे लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू अचीव बाय, रादर इट विल बी हैपन इन फाइनेंशियल ईयर 27। सो वी नीड टू रिवाइज इट। करंट ग्रोथ रेट का अगर हम लोग बात करें, राइट, ग्रोथ रेट जो है हमारा, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.5% से 7%। हाँ, और जो हमारा इन्फ्लेशन राइट नाउ विच इज़ एबव 6% चल रहा है, 6.6% है अभी, तो ये इन्फ्लेशन घटेगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इन्फ्लेशन जो है, जिसे पाई से डिनोट करता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो लेस देन 6% हो जाएगा। हाँ, आरबीआई का जो सीलिंग है 4 ± 2%, हाँ, इसमें आ जाएगा इन्फ्लेशन रेट, बट इट विल हैपन इन मार्च नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, राइट। मार्च 23 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लेस देन 6% हो जाएगा। और रुपी का अगर हम बात करें राइट नाउ, रुपी जो विच इज़ एक्चुअली डिप्रिशिएटिंग, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये फर्दर डिप्रिशिएट करेगा। हाँ, जो भी राइट नाउ 81 से 83 के बीच में के अराउंड होवर करता रहेगा। और ऑफ कोर्स आईएमएफ ने, वी शुड बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आईएमएफ काफ़ी, आईएमएफ को ऐसा लगता है कि वी आर ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। हाँ, और प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स आईएमएफ ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी अराउंड 6.8%। हाँ, दिस इज नेक्स्ट आफ्टर सेकेंड है आफ्टर सऊदी अरेबिया। हाँ, तो ये ऐसा हम लोग, वी आर एक्सपेक्टेड कि अगर ये सारे इकोनॉमिक सिचुएशंस चलते रहेंगे तो वी कैन ग्रो एंड बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 27। और वाई आर वी, वाई ऐसा क्यों लग रहा है सबको कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू ग्रो? बिकॉज अगर जैसे जैसे कुछ चीज़ जैसे ठीक हो जाएगा, जैसे जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है वो नॉर्मलाइज हो गया आएगा, या कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, जो कोविड चल रहा है राइट नाउ चाइना में, बहुत जगह बंद हो गया सिटीज़, तो अगर कोविड रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, जो प्राइसेस है, जो इन्फ्लेशन है, प्राइस सॉफ्टनिंग हो जाएगा। हाँ, तो ये सारे चीज़ सब हमें, दिस फैक्टर्स कैन हेल्प इन इन अचीविंग दिस कंडीशंस कि ग्रोथ रेट 6.5 के अराउंड हो, इन्फ्लेशन लेस देन 5% हो। ऑफकोर्स दिस इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यूएस जो है रिपीटेडली जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसके कारण से इट विल कम अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन कम अंडर कंट्रोल, सो वी कैन अचीव बाय फाइनेंशियल ईयर 27। कोई बिग डील नहीं है। Next, we go to current deposit ratio of northern and the western western regions decline in 2022। तो आरबीआई का एक डेटा आया, ठीक है, और जिसमें कि स्टेट वाइज करंट, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रिलीज किया गया। तो इसमें पता चला जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, दिस इज इंडिया, मान लेते हैं,
तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन का अगर हम बात करें, नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन, तो फिर ये सब ये रीजन का जो है करंट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो घटा है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बात, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, ठीक, सेंट्रल रीजन हो गया और साउदर्न रीजन हो गया, तो ये सारे रीजन में जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है इंक्रीज किया है, इम्प्रूव किया है, आई मीन। तो नॉर्दर्न रीजन में जैसे कौन कौन सा रीजन आता है, नॉर्दर्न रीजन में बात करें तो हो गया हरियाणा, हरियाणा है, राजस्थान है, राइट, ये राजस्थान भी नॉर्दर्न में आता है, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हो गया नॉर्दर्न रीजन में, और लद्दाख। हाँ, तो इन रीजन्स में डिक्लाइन हुआ है, मतलब ओवरऑल नॉर्दर्न रीजन में बोले तो देर इज़ अ डिक्लाइन इन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मीनिंग क्या हुआ कि कितना क्रेडिट आया, कितना बैंक लोन दे रहा है और कितना बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, राइट। बैंक के पास अगर 1 लाख आ रहा है तो उसमें से लोन कितना जा रहा है, तो दैट इज़ द क्रेडिट। क्रेडिट हो गया लोन, और डिपॉजिट हो गया जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, ठीक। तो फिर हमने नॉर्दर्न रीजन में है, ये डिक्लाइन हुआ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। डिक्लाइन हुआ मतलब कि क्रेडिट कम हो रहा है, मतलब लोन कम दिया जा रहा है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है ये कम है, मतलब ये क्रेडिट कम हो रहा है, ठीक। क्रेडिट कम हो रहा है इसलिए ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो कम हो रहा है। तो जम्मू पर एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नॉर्दर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट। तो जैसे अगर हम लोग बात करें 2021 और 2022 में से दोनों को कंपेयर करें, तो जम्मू कश्मीर में जो है इट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहले 48.9% था, इट हैज़ टू इम्प्रूव टू 52.2। लद्दाख में अगर बात करें तो इट वाज 35.4% एंड इट हैज़ इम्प्रूव टू 36.9%। तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्दर्न रीजन को छोड़ के और सब जगह डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर रहा है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, देयर इज अ डिमांड फॉर लोन ओवर देयर। सो दिस इज़ अबाउट नॉर्दर्न रीजन। अगर हम सेंट्रल रीजन का बात करें, सेंट्रल रीजन में ये भी सेंट्रल रीजन में आता है, तो सेंट्रल रीजन में जैसे कि छत्तीसगढ़ है। वैसे ओवरऑल अगर बात करें सेंट्रल रीजन में तो देर इज़ अ इम्प्रूवमेंट, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हुआ है। सेंट्रल रीजन में आता है छत्तीसगढ़ हो गया, राइट, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो दिस कम इन द सेंट्रल रीजन। इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हुआ है। पर सिर्फ जैसे मध्य प्रदेश में है, इट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर डिक्लाइन हुआ है इन द सेंट्रल रीजन। तो ये पिक्चर है सेंट्रल रीजन का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में कौन कौन सा एरिया आता है वेस्टर्न रीजन में, जैसे हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन में ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली दोनों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद है सदर्न रीजन, साउथ में क्या है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हुआ है। और कौन कौन से स्टेट्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, हाँ तेलंगाना हो गया, इसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में क्या क्या सिनेरियो है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हुआ है। कुछ स्टेट्स में काफ़ी स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है और एक स्टेट में डिक्रीज हुआ है, जैसे बिहार हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हाँ उड़ीसा हो गया, सिक्किम, हाँ अंडमान एंड निकोबार, हाँ इन सारे स्टेट्स में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। और वेस्ट बंगाल में एक्चुअली क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डिक्रीज हुआ है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी हम लोग देख सकते हैं, राइट। नॉर्दर्न रीजन में डिक्रीज, सेंट्रल रीजन में इंक्रीज, उसमें भी कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हुआ, कुछ स्टेट में डिक्रीज हुआ। तो देर इज़ अ रीजनल डिस्पैरिटी ऑल ओवर इंडिया। और ये रीजनल डिस्पैरिटी इसलिए भी होता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, हाँ एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारा सब कुछ डिफरेंट है अलग अलग स्टेट्स में। जिसका फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग पेनिट्रेशन है, वो भी डिफरेंट है। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है। और आरबीआई को ऐसा लगता है कि वी नीड टू टेक एक्शंस जिससे कि जो ओवरऑल है बैंकिंग फैसिलिटीज़ है एटलीस्ट वो यूनिफॉर्म हो जाए पूरे कंट्री में। इससे क्या होगा कि सब जगह क्रेडिट और डिपॉजिट का जो भी रेशियोज़ है वो मेंटेन रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा से रहेगा, जिसे जेन्युइनली लोन चाहिए उसे मिल पाएगा, जो कमर्शियल लोन हो या रिटेल लोन हो। इससे क्या होगा कि
इस स्पेंडिंग बढ़ेगा, इससे इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, ये सब अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऑफकोर्स C/D रेशियोज भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। Next, you come to CRISIL revises India's GDP forecast for financial year 23 down from 7.3% to 7%। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाँ, ये तो चलो डाउन कर दिया। पहले हम पॉजिटिव फैक्टर्स देख लेते हैं अपने इकोनॉमी में क्या है। तो सबसे पहले हो गया कि डोमेस्टिक डिमांड्स जो है दैट है, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है राइट नाउ। डोमेस्टिक डिमांड बहुत इंक्रीज कर गया। ऑफकोर्स कोरोना टाइम में डिमांड कम था, फिर पेंटअप डिमांड बढ़ा, और वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग नेशंस, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड्स बहुत ही सपोर्टिव है, देयर इज़ नो डाउट। फिर हो गया कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स थे, जैसा कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, होटलिंग हो गया, ये दीज आर एक्चुअली कैचिंग अप, ये इंप्रूव कर रहा है आफ्टर कोरोना क्राइसिस। थर्ड हो गया कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स जिसे बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज हैज़ इंक्रीज। ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, जैसे गवर्नमेंट इस काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। फिर हो गया एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ है, आरबीआई का जो भी पॉलिसीज़ है, आरबीआई डिड नॉट इंक्रीज, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है इंटरेस्ट रेट को जितना करना चाहिए था, ताकि इकोनॉमी में है जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कॉम्पनसेट ना हो, उसको फ़र्क ना पड़े। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ था आरबीआई का अभी तक। और लास्टली बोल सकते हैं बहुत अच्छा फैक्टर है कि मानसून जो है जो है दिस इज़ द फोर्थ टाइम इन ए रो जो कि मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरऑल मानसून। तो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स हम बोल सकते हैं ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी ग्रो। पर बैड न्यूज़ क्या हो सकता है? अगर हम लोग नेगेटिव फैक्टर्स का बात करें तो पहला बैड न्यूज़ हो सकता है कि हाँ, जो स्लो डाउन है इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, जिससे कि हमारा जो है एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में और भी ज़्यादा होगा, जब इकोनॉमिक्स डिसलरेट करेगा एट ए फास्टर पेस पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। दूसरा हो गया कि जो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई ने बढ़ाया है, हाँ, उसका इफेक्ट धीरे धीरे आगे और ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इफेक्ट आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इसका ट्रांसमिशन होने में टाइम लगता है, तो देर इज़ अ लैग इफेक्ट। हाँ, और पर ये लैग इफेक्ट जो है 2024 तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑफकोर्स स्लो डाउन होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो लैग इफेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो हमारे इकोनॉमी में होगा वो भी दिखने लगेगा। सो इस कारण से जो है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डिसलरेट द ग्रोथ इन फाइनेंशियल 24 इवन मोर। तो इसलिए क्रिसिल जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हमारा ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में, दैट इज गोइंग टू स्टे एट अराउंड 6%। राइट नाउ उसने कहा है कि फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 23 का जो ग्रोथ रेट होगा 7.3% से 7% घटा दिया गया है। बट इतना भी दिस इज़ नॉट अ बहुत ही ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है ये, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करा है। आईएमएफ ने भी इंडिया के बारे में बताया कि हाँ, किस तरह से इंडिया इज़ एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग अदर नेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो वी आर नॉट एट ए वेरी हाँ सिचुएशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा कंपेयर टू अदर नेशंस अगर हम बात करें। हाँ, द ग्लोबल ग्रोथ रेट इट विल बी अराउंड 3.1%, बट इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 6%, तो काफ़ी अच्छा है अगर हम दूसरे से कंपेयर करें तो। अगर हम लोग इमर्जिंग मार्केट इकनॉमी से ही देखें, हाँ, इमर्जिंग मार्केट इकनॉमी से जैसे कि चाइना है, चाइना ये फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर 25 में इट इज़ एक्सपेक्टेड चाइना ग्रो करेगा एट अराउंड 4.5%, अगेन हम लोग से कम है। इंडोनेशिया का बात करें, इंडोनेशिया इज़ गोइंग टू ग्रो एट अराउंड 5.2%, अगेन हमसे कम है। टर्की, दिस इज ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3%। उसके बाद ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इवन लोअर, दैट इज़ अराउंड 1.6%। तो वी कैन से कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से भी कंपैरिजन करें या फिर ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करें, तो वी आर एक्चुअली एट ए वेरी गुड पोजीशन। तो ऐसा क्यों? हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि हमारा जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो बहुत हेल्दी है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जो है, कैपेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट। और फिर जो बैंकिंग है, बैंक का बैलेंस शीट है, हाँ, बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स
दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। सारे बैंक्स ने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगर हम बात करें, दे हैव एक्चुअली अर्न मेड प्रॉफिट्स। जो एनपीए है वो कम हो गया है। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इन द क्रेडिट। हाँ, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर ही रहा है और डिमांड बहुत अच्छा है। तो ऑल दिस फैक्टर्स इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इंडियन इकोनॉमी अ लॉट। डिस्पाइट द मार्क डाउन इन द नियर टर्म ग्रोथ, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू remain a growth outperformer over the medium run. नेक्स्ट चलते हैं, स्टील एक्सपोर्ट्स टू रिमेन सबड्यूड ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड। फिर से हम जो अभी बात कर रहे थे कि ग्लोबल डिमांड कम है, उसका इफेक्ट हमारे स्टील सेक्टर में भी देखा जा रहा है। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने जो 15% लगाया था एक्सपोर्ट ड्यूटी, मई मंथ में लगाया था गवर्नमेंट ने, उसे हटा दिया गया है। तो क्यों? ऑफकोर्स क्योंकि जो ग्लोबल स्टील का एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि इससे शिपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा वीक है राइट नाउ स्टील को लेकर के। और भी ज़्यादा चाइना में लॉकडाउन चल रहा है, तो जो चाइना जो है बिगेस्ट कंज्यूमर रहता है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर स्टील का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो वीक ग्लोबल डिमांड्स और रिसेशनरी ट्रेंड्स के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि स्टील्स का जो है डिमांड कम रहेगा। तो ट्रेंड को अगर हम देखें तो स्टील का जो है एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है राइट। ऑलमोस्ट हाफ लास्ट 7 मंथ्स में अगर हम देखें तो स्टील का एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। लास्ट 7 मंथ मतलब अप्रैल से लेकर के अक्टूबर 2022। और जो फिनिश्ड एक्सपोर्ट्स जो है, फिनिश्ड एक्सपोर्ट्स दैट हैज़ डिक्लाइंड, ड्रॉप्ड बाय 55%। हाँ, ये कितना हो गया? अराउंड 4 मिलियन टन। 4 मिलियन टन हो गया है बिटवीन अप्रैल से लेकर के अक्टूबर। ये क्यों हुआ? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वीक डिमांड। जो ग्लोबल डिमांड है वो कम है, और जो है जो मई मंथ में जो लेवी लगाया गया था उसके कारण भी स्टील का एक्सपोर्ट कम हो गया बाई 55%। अगर हम लोग एक्सपोर्ट का, ओवरऑल एक्सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें, हाँ, इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो सिर्फ स्टील का नहीं, ओवरऑल, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है अक्टूबर में डिक्लाइन हुआ है, और विच इज़ डिक्लाइन बिलो $30 बिलियन। $30 बिलियन से कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 मंथ्स। लास्ट 20 महीने में पहला बार ऐसा हुआ कि $30 बिलियन से कम हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट। हाँ, और कोर एक्सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें, कोर एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया कि नॉन ऑयल, हाँ, और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी आइटम्स का बात करें, हाँ, इन दो चीज़ को हटा दें तो इसे कोर एक्सपोर्ट बोलते हैं। इट हैज़ डिक्लाइंड बाय एक्चुअली 17% से कम हो गया है ईयर ऑन ईयर, अगर हम अक्टूबर 2021 और 22 को कंपेयर करें तो। ठीक, तो इसके कारण जो है ट्रेड डेफिसिट काफ़ी एलिवेट हो गया है। ट्रेड डेफिसिट जो है अराउंड $25 बिलियन। हाँ, फिर से ये फोर्थ टाइम इन ए मंथ है जब $25 बिलियन से ज़्यादा है। ये और इसलिए है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है। तो रूपी डिप्रिशिएशन, हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में हैम्पर द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फिर भी बिकॉज ऑफ द वीक ग्लोबल डिमांड्स जो है हमारा एक्सपोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू पिक अप द पेस। नेक्स्ट चलते हैं, चाइना साइन वन ऑफ द बिगेस्ट एवर एलएनजी डील विथ कतर एट $60 बिलियन। तो कतर का आपको कैपिटल पता है? कतर का कैपिटल इज़ दोहा राइट। तो चाइना ने जो है ये इस 2026 से स्टार्ट होगा ये डील। हाँ, 2026 से कतर एनर्जी जो है सप्लाई करेगा, सेल करेगा अपना एलएनजी चाइना को। ये डील बेसिकली 27 ईयर्स के लिए होगा। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प चाइना, हाँ, कि वो एक अपना एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। एक प्रॉपर डील हो किसी कंट्री के साथ, ताकि जो फ्लो मेंटेन ऑफ एनर्जी वो रहे। क्योंकि राइट नाउ हमने देखा है किस तरह से जो यूरोप जो है सैंक्शन लगाने के बाद रशिया से, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो गया है। तो यूरोप भी वो रिप्लेस करना चाह रहा है, जो रशियन पाइपलाइन से रशिया से आता है गैस, उसको रिप्लेस करना चाह रहा है यूरोपीय एलएनजी से। तो सारे कंट्रीज़ जो है अपना एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी कंट्री से डील करके रखते हैं। तो चाइना ने ये किया है फॉर 27 ईयर्स विथ कतर। अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का बात करें, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा न्यूज़ में बताने में, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का बात करें बाय रैंक वाइज, RGEST, ठीक है, रैंक वाइज बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे है जापान, फोर्थ पे गेस इज जर्मनी, एंड फिफ्थ पे है यूके, सिक्स पे है इंडिया। बेसिकली इंडिया भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ही है। इंडिया
अभी 1-2 महीने पहले इंडिया 6th पे चला गया था। ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, बट इंडिया इज़ गोइंग टू सरपास। 1-2 महीने में फिर से वापस इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाएगा। तो इंडिया इज़ गोइंग टू, जब डेटा आएगा, या हो सकता है अभी आप ही किया हो, वापस है 5th पोजीशन पे। सो इंडिया इज़ एट द 5th पोजीशन, वी कैन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. So Qatar Energy will sell Sinopec 4 billion tons of the LNG a year starting in 2026. The state controlled companies announced in a virtual ceremony on Monday. कल ऐसा अनाउंस किया गया. नेक्स्ट चलते हैं, COP27 fails to turn off the oil tap as global production hits all time high. ठीक, तो इसमें क्या है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो मीटिंग चल रहा था, समिट जो इजिप्ट में चल रहा था, दैट कंक्लूडेड, ये ख़त्म हो गया। और पर इसमें ऐसा कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं कर आ पाया, हाँ, रिलेटेड टू जो फॉसल फ्यूल है उसका कंजम्पशन को कम करना है, जो इंडिया ने प्रपोज किया था फॉसल फ्यूल को लेकर के, वो उसका कोई आउटकम हुआ नहीं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं दिस एक्चुअली फेल्ड, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। सारे नेशंस आपस में ही लड़ने लगते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया का बात करें, दैट इज़ द ऑयल एक्सपोर्टर। सऊदी अरेबिया जो है फॉसल फ्यूल का लेकर के कोई टॉपिक लाना ही नहीं चाहता है। इंडिया एंड चाइना जो है वो चाहता है कि जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इसको फेज़ आउट करे, हाँ, फेज़ डाउन बेसिकली बोल सकते हैं, धीरे धीरे फेज़ आउट करे। पर जो डेवलप्ड नेशंस है वो चाहते हैं कि नहीं, इंडिया एंड चाइना को ब्लैंकेट फेज़ आउट करना चाहिए, एक बार में बंद करना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो डेवलप्ड नेशंस है, हाँ, डेवलप्ड नेशंस जैसे कि USA हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये सारे कंट्रीज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था यूरोप, तब फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया। तो राइट नाउ दे शुड बी एक्चुअली कमिटिंग टू द कार्बन एमिशन को कम करने पे, इन लोग कंट्रीज़ को कमिट करना चाहिए। इंडिया जो कि राइट नाउ डेवलप नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल डेवलपिंग, तो ऑफकोर्स इसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, बट अगर उसको डेवलप होना है तो कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। बट ये जो डेवलप्ड नेशंस है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं इंडिया चाइना पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, तो दे शुड एक्चुअली स्टॉप। पर अगर हम लोग पर कैपिटल कार्बन एमिशन का बोले, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर कैपिटल का बात करें तो वी आर एक्चुअली टू लेस कंपेयर टू दिस डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा है, कोई ऐसा फिक्स कंसेंसस बन नहीं रहा है। तो लेटेस्ट आउटकम जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है हमें, हाँ, फ्रॉम टैपिंग अपना जो नेचुरल रिसोर्स है, लोकली अवेलेबल रिसोर्स है, उसको नहीं टैप करने दे रहा। पर हाँ, कुछ कंट्रीज़ को, जैसे कि सऊदी अरेबिया है और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, तो उनको पूरा इजाज़त है कि हाँ, दे कैन यूज़ देयर ऑयल। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर ऑफ कोल, हाँ, इंडिया, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया जाता है कि वी नीड टू इम्पोर्ट, बिकॉज ऑफ विच वी आर नीड टू इम्पोर्ट 55% ऑफ आवर ऑयल, हाँ, ऑयल एंड गैस को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न, क्योंकि कोई कंसेंसस नहीं आ पा रहा है, कोई कंट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। फॉर जो कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज है, दे आर नॉट रेडी टू शेयर द टेक्नोलॉजी एज वेल। अगर जो भी है, जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक है, जो भी अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो अपना टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल एड्स भी नहीं देना चाहते हैं, हाँ, पैसे भी नहीं देना चाहते हैं, प्लस फोर्स करना चाहते हैं कि जो इंडिया और चाइना है वो कमिट करे, हाँ, विच इज़ स्टिल द डेवलपिंग नेशंस। तो दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच कि ये COP27 का कोई वैसा फ्रूटफुल आउटकम नहीं आया। द लेटेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट हैज़ फेल्ड टू इवन मेंशन द रिडक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल यूजेस, अ की डिमांड फ्रॉम इंडिया इन द फाइनल एग्रीमेंट टेक्स्ट एट द इजिप्ट. So this was all about it. Next is government proposes guideline to combat fake online review and rating. तो गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज़ आ रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है कंज्यूमर्स को, तो इसके लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, हाँ, इसने एक फ्रेमवर्क लेकर आया है जिसमें कि फॉर्मुलेट किया जाएगा कुछ गाइडलाइंस। तो ई-कॉमर्स जाइंट इसमें पार्टिसिपेट किए बहुत सारे, जैसे कि जोमेटो हो गया, हाँ, स्विगी जोमेटो, रिलायंस रिटेल है, टाटा सन्स है, अमेज़ॉन है, ये सारे जो है ऑनलाइन ई-कॉमर्स जाइंट्स है। ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, गूगल, मेटा, और मीशो, ये सारे जो जाइंट्स है, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक फाइनल एग्रीमेंट में आया जिसमें कि एक कोड ऑफ प्रैक्टिस डेवलप किया जाएगा, और टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ है जिसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा किसी भी जो रिव्यू दे रहे हैं उसे, जैसे कि वेरीफाई कराना पड़ेगा, हाँ, जो भी रिव्यूअर है उसको अपना, जो भी ऑथर है उसको अपने आप को वेरीफाई कराना पड़ेगा थ्रू ईमेल या फिर थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ,
ताकि पता चले कि कौन जेन्युइन है। फिर आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है थ्रू कॉल एंड एसएमएस, कॉल या फिर एसएमएस से आइडेंटिफाई किया जाए। फिर कोई या फिर हो सकता है कोई लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे कि क्लिक करने के लिए कहा जाए, कैप्चा देना पड़ेगा, हाँ, ताकि कोई रोबोट उसे फिल ना कर रहा हो, कैप्चा सिस्टम एक्सेट्रा, हाँ, जिससे कि ट्रेस कर सके जो भी रिव्यू दे रहा हो, या फिर उसका जेन्युइननेस पता कर किया जा सके। और कंपनीज को जो है अपना जो है मॉडल जो है रिवील करना पड़ेगा, अपना मेथडोलॉजी बताना पड़ेगा, हाँ, ये रिवील करना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपना ओवरऑल रेटिंग को कैलकुलेट करता है, और ये पूरे ट्रांसपेरेंट वे में कंपनी को अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा अपना मेथडोलॉजी। तो गवर्नमेंट प्रपोजेस गाइडलाइंस टू कॉम्बैट, इससे क्या होगा, फेक रिव्यूज और रेटिंग्स कम हो जाएंगे। सम कंपनीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फॉर डाउन प्लेइंग नेगेटिव रिव्यूज एंड एक्सेप्टिंग फेक रेटिंग्स एंड मेकिंग द वेटिंग प्रोसेस डिफिकल्ट फॉर बायर्स। So this is all about this. So these are the news that आज का न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो अगेन, एंड आई विल बी ट्राइंग टू बी रेगुलर। कुछ पर्सनल काम था जिसके कारण कि मैं नहीं बना पा रहा था वीडियोस। सो लेट्स सी टुमारो। थैंक यू।